भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद प्रभारी शिक्षा शास्त्र आपका एजुकेशन की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास बीए थर्ड ईयर एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए है। बीए थर्ड ईयर में सेकंड पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन। इसके अंदर पहली यूनिट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। आज हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। मेजरमेंट को हिंदी में मापन कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक मेजरमेंट है और इसी पर आज की क्लास होगी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम मापन का अर्थ, उसकी परिभाषा और मापन के स्तर को विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रारंभ करेंगे मापन क्या है। मापन का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है। जब से इंसान ने सभ्यता के साथ विकास करना शुरू किया है और विज्ञान ने हमारे जीवन में योगदान देना शुरू किया है, तो हमने अनेक मापन की विधियों का विकास करना शुरू कर दिया है। इस समय हमारे जीवन में मापन के बिना जीवन अधूरा सा है। मापन के द्वारा हम प्रत्येक ठोस, तरल, वायवीय पदार्थों को, समय को, अमूर्त विषयों को मापते रहते हैं। इसके लिए हमने अनेक इकाइयों का प्रयोग किया है, जिनके द्वारा हम इन सारी चीज़ों को आसानी से माप लेते हैं। जब से आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ है, तब से केवल भौतिक व रासायनिक क्षेत्रों में ही नहीं, वरन मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, जीवशास्त्र आदि विषयों में भी मानव ने परिमाणात्मक ज्ञान का विस्तार करना शुरू कर दिया है। आज विज्ञान ने हमारे भौतिक जगत में क्रांति सी ला दी है। आज के आधुनिक युग का, इस वैज्ञानिक युग की प्रगति का आधार मात्र मापन ही है। मापन के अभाव में वैज्ञानिक प्रगति व आधुनिक सभ्यता के विकास की कल्पना करना भी हास्यप्रद होगा। रॉस महोदय ने कहा है कि मापन के सभी यंत्र यदि संसार से लुप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह भरभराकर गिर जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इंसान के जीवन में मापन का लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। हम सूक्ष्म से सूक्ष्म और अमूर्त व्यवहारों, भावनाओं और सामाजिक संबंधों के बारे में भी अब हम मापन का उपयोग करने लग गए हैं। मापन इंसान के जन्म से ही शुरू हो जाता है। जब से इंसान जन्म लेता है और मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को वो मापन के द्वारा इकाई प्रदान करता रहता है। जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है, तो हम उसके जन्म का समय, उसकी जन्म की तारीख आदि अंकित कर लेते हैं। इसके अलावा उसका भार, उसकी लंबाई और इसके अलावा हम बाकी चीज़ें उससे जो जुड़ी हैं उन्हें भी मापना प्रारंभ कर देते हैं। मापन शारीरिक विकास का भी मापन करता है, बौद्धिक योग्यता का भी मापन करता है, रुचि, प्रवृत्ति, अवधान, शिक्षण, सामाजिकता, ईमानदारी आदि व्यक्तित्व के विभिन्न तत्वों का भी आज की तारीख में आधुनिक इकाइयों के द्वारा मापन किया जाना संभव है। वर्तमान समय में समय नापने के लिए घंटा, मिनट, सेकंड, भार नापने के लिए हम किलोग्राम, दूरी नापने के लिए किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर आदि और ताप मापने के लिए हम डिग्री का उपयोग करते हैं। भौगोलिक स्थिति नापने के लिए हम अक्षांश, देशांतर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा हम धर्म मापने के लिए रुपए, पैसे, पाउंड, डॉलर, दिनार आदि मापन इकाइयों का प्रयोग करते हैं। वर्तमान युग में शिक्षा तथा मनोविज्ञान की प्रगति को भी मापन ने प्रभावित किया है।
शिक्षा और मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के विभिन्न व्यवहारों व समस्याओं का अध्ययन मापन के द्वारा किया जा सकता है। मापन व्यवहार का मापन करना अत्यंत आवश्यक होता जा रहा है। तकनीकी शब्दों में मापन के द्वारा किसी भी तथ्य के विभिन्न आयामों को अंक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। आधुनिक मानव अपने जीवन में मापन की इकाइयों का बहुत ज़्यादा उपयोग करता है। जब हम कहते हैं कि हमने 2 रोटी खाई, या हम 5 बजे उठे, या हम कहते हैं कि हमारे कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है, ये सारे मापन की इकाइयाँ ही हैं जिनका उपयोग अपने हम जीवन भर करते रहते हैं। आधुनिक छात्र छात्राएं अपने अंकों को, अपनी शैक्षिक प्रगति को अंकों के माध्यम से रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित होते हुए देखते हैं। ये सारी चीज़ें मापन की ही इकाइयाँ हैं जिनके द्वारा हमारा आधुनिक जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब हम देखेंगे मापन का अर्थ। मापन एक निरपेक्ष शब्द है जिसकी व्याख्या करना कठिन है। प्राय मापन से अभिप्राय ये लगाया जाता है कि ये पद्धतों का अंक के रूप में वर्णन करता है। मतलब जब हम किसी चीज को अंकों के द्वारा प्रदर्शित करने लग जाते हैं या वर्णन करने लग जाते हैं तो उसे मापन कहते हैं। मापन किसी भी वस्तु का शुद्ध व वस्तुनिष्ठ रूप से वर्णन करता है। किसी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के परिणाम को अंकात्मक रूप देने की क्रिया को मापन की क्रिया कहते हैं। जब हम किसी भी भौतिक चीज को, किसी भी ऐसी चीज जो हमें दिखाई देती है, या अमूर्त वस्तुओं को भी उनकी विशेषताओं को अंकों के द्वारा प्रदर्शित करने लग जाएं तो हम कह सकते हैं कि हम मापन कर रहे हैं, या ये मापन की क्रिया है। मापन को और अधिक समझने के लिए हम उसकी परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें पहली है एमएस स्टीवेंस की। उनके अनुसार मापन निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब हम पूर्ण निश्चित नियमों का उपयोग कर किसी वस्तु को अंक प्रदान कर दें तो ये क्रिया अपने आप में मापन कहलाती है। इसके अलावा ब्रैडफील्ड, मोरेडॉक के अनुसार मापन के द्वारा किसी तथ्य के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। यहाँ पे प्रतीक प्रदान करने से मतलब अंक प्रदान करना है। जब हम किसी तथ्य को या किसी वस्तु को या उसके किसी आयाम को प्रतीक प्रदान कर देते हैं, मतलब अंक प्रदान कर देते हैं, तो ये मापन कहलाता है। हेल्मस्टेडर के अनुसार मापन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें किसी वस्तु या पदार्थ में निहित विशेषताओं का आंकिक वर्णन होता है। इनका भी मानना बिल्कुल सेम एमएस स्टीवेंस की तरह ही है। ये भी कहते हैं कि मापन एक प्रक्रिया है। इसके अंदर किसी व्यक्ति को या पदार्थ को उसके अंदर पहले से जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर कोई ना कोई अंक प्रदान करना होता है। ये अपील कहते हैं कि मापन का उद्देश्य व्यक्ति को एक संतुलित व्यक्तित्व प्रदान करना है ताकि वह समाज द्वारा प्रदत्त उत्तरदायित्वों का निर्वाह बखूबी कर सके। इन्होंने मापन का उपयोग इंसान के जीवन के क्षेत्र में किया है। ये कहते हैं जब हम इंसान के व्यक्तित्व को उसके द्वारा उठाए गए उत्तरदायित्वों के अनुसार अलग अलग प्रतीक प्रदान करके करते हैं तो इंसान के जीवन में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में इससे मदद मिलती है। उसे पता चल जाता है कि किस क्षेत्र में वो कितनी योग्यता रखता है और उस आधार पर अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से निर्वाह कर लेता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मापन क्रिया विभिन्न निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक व संगत रूप से संकेत या चिन्ह या आंकिक संकेत प्रदान करने की प्रक्रिया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट हो चुका है कि जब हम निरीक्षण कर वस्तुओं, घटनाओं को या व्यक्तियों को कुछ पूर्व निश्चित नियमों के आधार पर हम संगत रूप से संकेत प्रदान कर दें या आंकिक संकेत प्रदान कर दें तो ऐसी प्रक्रिया को हम मापन कह सकते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मापन के
तीन मुख्य कार्य हैं। पहला, ये वस्तुओं को श्रेणी के रूप में व्यक्त करता है। दूसरा, संख्याओं को श्रेणी को व्यक्त करता है, ये संख्याओं की श्रेणी को व्यक्त करता है। और तीसरा, वस्तुओं को अंक प्रदान करने वाले नियमों को व्यक्त करता है। इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि मापन के द्वारा हम वस्तुओं को अलग अलग कैटेगरीज में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा संख्या प्रदान करके भी हम उन्हें नवीन प्रकार की कैटेगरीज में, श्रेणियों में भी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कुछ नियम देती है, जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को या किसी भी आयाम को, वस्तु के आयाम को या व्यक्तियों को कुछ अंक प्रदान कर सकें। मनोवैज्ञानिक मापन में हम विभिन्न व्यवहार परिवृत्तियों, जैविक शील गुणों, मनोवैज्ञानिक शील गुणों, योग्यताओं, अभिक्षमताओं, कौशलों, प्रेरकों, अभिवृत्तियों, रुचियों, मूल्यों, स्वभाव के शील गुणों आदि का मापन करते हैं। इस प्रकार मापन द्वारा व्यक्ति के समग्र रूप से अध्ययन किया जा सकता है। मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी भी अमूर्त चीज के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में आसानी से हम प्रदर्शन कर सकते हैं, या उन चीजों को आसानी से अलग अलग वर्गों में या श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। मापन का आधुनिक जीवन में लगातार महत्व बढ़ता चला जा रहा है। मापन के बिना आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मापन का अर्थ परिभाषा जानने के पश्चात अब हम मापन के स्तर के बारे में जानेंगे। मापन का स्तर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मापन के स्तर को हमने 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला स्तर है शाब्दिक स्तर। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम मापन करते समय शब्द का प्रयोग करते हैं, या शब्द प्रदान करते हैं, या संख्याएं प्रदान करते हैं, या चिन्ह प्रदान करते हैं। ये मापन का सबसे निम्न स्तर है। इस प्रकार के वर्गीकरण में हम वस्तुओं या घटनाओं को किसी गुण या विशेषता के आधार पर अलग अलग समूह में रखते हैं, और प्रत्येक वस्तु को या व्यक्ति को या समूह को उसकी पहचान के लिए कोई विशेष प्रकार का नाम या संख्या या कोई चिन्ह दे देते हैं। इस प्रकार के समूहों में सम्मिलित जितने भी न्यायाधीश होते हैं या डेटा होता है, वो आपस में एक समान होते हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ भिन्नताएं होती हैं जिन्हें आसानी से इन स्तरों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए क्रिकेट की टीम है, उसके अंदर सारे एक ही समान खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी पहचान के लिए उनकी टी शर्ट पर कुछ अंक दे दिए जाते हैं या उनके नाम अंकित कर दिए जाते हैं, जिससे कि पता चल सके कि कौन सा खिलाड़ी किस नंबर का है। इसके अलावा हम व्यवहार में व्यक्तियों को ग्रामीण, शहरी के रूप में विभाजित कर देते हैं, इंसान को स्त्री, पुरुष के रूप में। इसके अलावा समाज को शिक्षित, अशिक्षित वर्ग के रूप में हम विभाजित कर देते हैं। तो शहरी, ग्रामीण, स्त्री, पुरुष, शिक्षित, अशिक्षित, ये सारे के सारे शब्द शाब्दिक स्तर में प्रयोग किए जाते हैं। इनके द्वारा हम जो चीजें हैं उन्हें आसानी से अलग अलग वर्गों में डिवाइड कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम इंटरनेट या ऑनलाइन कोई भी अकाउंट खोलते हैं, या बैंक में अपना अकाउंट खोलते हैं, या मोबाइल का सिम लेते हैं, तो हमें अपनी आईडी के रूप में एक अंक प्रदान किया जाता है। तो ये अंक शाब्दिक स्तर के मापन में आता है। इसके अलावा किसी भी जिले को या शहर को एक पिन कोड दे दिया जाता है, तो ये उसकी अपने आप में पहचान होती है, और ये शाब्दिक स्तर के अंतर आता है। इसके अलावा हम जो है देखते हैं कि बैंकों की शाखाओं को आईएफएससी कोड दिया जाता है। अलग अलग शहरों में अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग आईएफएससी कोड होते हैं। इसके अलावा मोबाइल नंबर डायल करते समय भी हम देखते हैं कि प्रत्येक का मोबाइल नंबर अलग अलग है। वो मोबाइल नंबर अपने आप में एक पहचान होता है उस मोबाइल की।
इसके अलावा फैक्स मशीन में भी कुछ विशेष प्रकार के अंकों का उपयोग किया जाता है। ये सारे के सारे शाब्दिक स्तर के उदाहरण हैं। इसके अलावा अगला स्तर होता है क्रमिक स्तर। क्रमिक स्तर में हम व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इसके बाद हम इसमें रैंक प्रदान करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कहीं पर सुंदरता प्रतियोगिता हुई, उसके अंदर जो भी लोग चुने गए उन्हें कुछ अंक प्रदान कर कर एक क्रम से लगा दिया गया ताकि आसानी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी का निर्धारण किया जा सके। इस तरीके से इसके अलावा जब कक्षा में परीक्षा होती है तो बच्चों को अंक प्रदान किए जाते हैं और अंक प्रदान करके उनके अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी का निर्धारित करने के लिए हम उन्हें एक क्रम से लगा लेते हैं कि जिसके अंक सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर, उससे कम अंक प्राप्त करने वाला उसके नीचे, फिर उसके नीचे। इस तरीके से जब हम उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं तो ये क्रमिक स्तर कहलाता है। इसके अलावा क्रमिक स्तर का प्रयोग कर कर आसानी से कोई भी नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारियों की पदोन्नति कर सकता है। और इसके अलावा इस क्रमिक स्तर का उपयोग खेल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा किया जाता है। इसके अंदर हम पंक्ति क्रम वृद्धि, युग्म तुलना विधि आदि का उपयोग करते। प्रथम विधि जो कि पंक्ति क्रम वृद्धि है, इसके अंदर हम चीजों को कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करते हैं। समझ लीजिए कि आपको से कहा जाता है कि ये आइसक्रीम्स के फ्लेवर्स हैं, इसमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है, उससे कम कौन सी पसंद है, उसके से कम कौन सी पसंद है। इस तरीके से हम जो है चीजों को क्रम से लगा लेते हैं। मान लीजिए कि आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है, दूसरे नंबर पर वेनिला आइसक्रीम, तीसरे नंबर पर चॉकलेटी आइसक्रीम, चौथे नंबर पर मैंगो आइसक्रीम, फिर ऑरेंज आइसक्रीम या मिल्की आइसक्रीम आदि। इस तरीके से हम ने सारी आइसक्रीमों को एक क्रम से लगा दिया, जिससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद है या मिल्की आइसक्रीम सबसे कम पसंद है। इसके अलावा क्रमिक स्तर में दूसरी विधि युग्म तुलना विधि है जिसका उपयोग किया जाता है, जिसके अंदर समस्त सदस्यों की तुलना जोड़ों में की जाती है और इसका निर्धारण करने के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जाता है। ये सूत्र है C2 बराबर n ब्रैकेट n-1 अपॉन 2। इसके अंदर C2 कुल जोड़ों की संख्या है और n समूह की कुल संख्या, सदस्यों की संख्या है। इस तरीके से इसमें युग्मों के रूप में सदस्यों की तुलना की जाती है और उन्हें क्रम से लगाया जाता है। इसके द्वारा भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आसानी से चीजों को क्रम से लगाया जाता है और मध्यांक, शतांशीय मान निकालना, सहसंबंध गुणांक निकालना इस क्रमिक स्तर में आसान हो जाता है। इस मापनी के अंदर किन्हीं भी दो व्यक्तियों के मध्य कितना अंतर है आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन हम उसे अंकों के रूप में स्पष्ट नहीं कर सकते और जो अंतर होता है वो अपने आप में स्पष्ट नहीं होता। जैसे हम कहें कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम और वेनिला आइसक्रीम के बीच में जो अंतर है वो समान है या नहीं है, या हम कह सकते हैं कि जैसे कि एक बच्चे ने 95 अंक प्राप्त करके पहला स्थान प्राप्त किया, दूसरे बच्चे ने 80 अंक प्राप्त करके तीसरा स्थान प्राप्त किया। तो इस प्रकार या चौथे छात्र ने 70 अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया। हम देखेंगे कि इनके बीच में जो अंतर है वो अलग अलग है और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि क्रमिक स्तर पर चीजों को सिर्फ क्रम में लगाया जाता है, लेकिन इन दोनों चीजों के बीच में जो अंतर होता है वो निश्चित नहीं होता, वो अलग अलग हो सकता है। ये क्रमिक स्तर का एक दोष है। अंतराल स्तर मापन का तृतीय स्तर है।
इसके अंदर ऊपर दिए गए दोनों ही स्तरों के गुण समाहित हैं। शाब्दिक स्तर के, क्रमिक स्तर के दोनों के गुण इसके अंदर समाहित है। उन दोनों की कमियों को ये पूरा करता है। इसके अंदर जब हम मापन करते हैं तो दो वर्ग या दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच में जो अंतर हम अंकों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो प्रत्येक अंतर को समान दूरी होती है। मतलब इनके बीच में जो अंतराल होता है वो समान होता है, वो अंतराल बदलता नहीं है। लेकिन इसके अंदर परिशुद्ध शून्य नहीं होता, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। इसके अलावा इस मापन के अनुसार या इस अंतराल स्तर के अनुसार मापनी को स्थिर इकाई मानते हैं और इसके अंदर सम दूरी के रूप में अंकों को व्यवस्थित हम कर सकते हैं। ये मापनी क्रमिक मापनी की अपेक्षा अधिक शुद्ध होती है, विकसित होती है और ज़्यादा सूचनाएं प्रदान कर सकती है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं कि जब हम चीज़ों को थर्मामीटर के द्वारा तापमान नाप रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर टेम्परेचर 98 है से 108 के बीच में अंकित है तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो निश्चित है। 98 से 99 के बीच की दूरी, 99 से 100 के बीच की दूरी ये समान होगी। लेकिन अंतराल मापनी के अंदर एब्सोल्यूट जीरो या परिशुद्ध शून्य नहीं होता, जिसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपका किसी चीज का मापन जीरो आया है तो वो चीज मौजूद नहीं है। जैसे थर्मामीटर पर अगर टेम्परेचर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताप ही नहीं है। अंतराल इनके बीच में निश्चित होता है, लेकिन एब्सोल्यूट वास्तविक शून्य बिंदु इसके अंदर नहीं होता, जो इसका अपने आप में एक मुख्य दोष है। यदि हम किसी व्यक्ति का थर्मामीटर के द्वारा तापमान मापते हैं और उसका तापमान किसी कारणवश 98.4 जो कि सामान्य माना जाता है उसके स्थान पर 97 आ जाए तो हम ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति के अंदर कोई तापमान नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इसे बुखार नहीं है, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि शरीर के अंदर ताप, ये गर्मी ही नहीं है। इस तरीके से इसके अंदर, इस स्केल के अंदर इकाइयां समान दूरी पर होती हैं और हमेशा समान रहती हैं। इसके उदाहरण में हम वर्ष, महीना, सप्ताह, घंटा, मिनट, सेकंड आदि को मान सकते हैं। ये सारे के सारे अंतराल मापनी के उदाहरण हैं। इसके अलावा सांख्यिकी गणना जैसे कि माध्य, शतांशीय मान, मानक विचलन आदि का प्रयोग इसके अंदर किया जा सकता है। अगला आपका मापन स्तर है अनुपात स्तर। ये ऊपर दिए गए तीनों मापन स्तरों के सारे दोषों को ये समाप्त कर देता है। इसके अंदर उन सभी की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये मापन का चतुर्थ स्तर कहलाता है और ये सबसे ज्यादा अधिक प्रचलित है और सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसका मापन सबसे ज्यादा शुद्ध होता है और यथार्थ होता है। इसका मापन वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक है। इसलिए इस स्तर को, अनुपात स्तर को वस्तुनिष्ठ या विश्वसनीय या वैज्ञानिक मापनी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्रमिक स्तर के, शाब्दिक स्तर के और अंतराल स्तर के सभी गुण अपने अंदर समाहित हैं। इसके अलावा इसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो, निरपेक्ष शून्य भी पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर मापन में जीरो आया है तो इसका मतलब वो चीज पाई ही नहीं जाती, अपने आप में है ही नहीं। इसके अलावा भौतिक मापन में हमेशा निरपेक्ष शून्य पाया जाता है, जैसे कि मीटर, किलोमीटर, ग्राम, लीटर या मिलीलीटर आदि में। अगर हम कहें किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 0 मीटर है तो इसका मतलब यह है कि उन दोनों के बीच में दूरी नहीं है। इसके अलावा अगर हम कहें कि इस वस्तु का भार 0 ग्राम है, इसका मतलब यह है कि उस वस्तु के अंदर कोई भार नहीं है। अनुपात मापनी
या स्तर को निरपेक्ष शून्य बिंदु मापनीय का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। मतलब इसके अंदर स्टार्टिंग जो है आपकी 0 से होती है और दो स्थानों के बीच में ये विशेषताओं के मध्य जो दूरी होती है उसका आसानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। ए स्थान की तुलना में बी स्थान कितना अधिक पास या दूर है, ये आसानी से हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी गुण के आधार पर अमित, राजीव या प्रशांत को क्रमशः 30, 60 या 90 अंक प्राप्त हुए हैं, तो इस मापनी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमित में जिस मात्रा में ये गुण विद्यमान है, राजीव में उससे दुगनी मात्रा में है और प्रशांत में उसके अंदर 3 गुनी मात्रा में ये गुण पाया जाता है। अतः इस मापनी की प्रत्येक इकाई दी गई संख्या मापित गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को प्रकट करती है। ये सबसे ज्यादा शुद्ध स्तर है और इसके अंदर हम बहुत सी संक्रियाएं कर सकते हैं, जैसे कि गुणा, जोड़, भाग, घटाने आदि का प्रयोग हम इसके अंदर कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा शुद्ध मापन का स्तर है। इस प्रकार आपके मापन के स्तर समाप्त होते हैं और आपकी क्लास समाप्त होती है।